नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने सही क्लिक किया। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के बारे में। किस तरह से आपको ये अलॉटमेंट मिल सकता है, शेयर होल्डर कोटा क्या रहेगा, किस तरह से आपको अप्लाई करना चाहिए, कब अप्लाई करना चाहिए, कब तक आपको पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे शेयर होल्डर कोटा के माध्यम से यहाँ पर इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। जैसे आप यहाँ पर इस चार्ट में देखेंगे तो आईपीओ में ये जो आईपीओ आता है, किसी भी तरह का आईपीओ देखने को मिलेगा। पहले जो एक पोर्शनल एक बड़ा हिस्सा होगा, 50% हिस्सा क्यूआईबी के माध्यम से होगा, जिसमें जो म्यूचुअल फंड कहें या कहें जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होता है उनके लिए ये कोटा रहता है। उसके बाद ये जो कोटा रहेगा 35%, जिनमें आपको रिटेल कैटेगरी के लोग मिलेंगे। ऐसे ही 15% लोग वे लोग होंगे जो एचएनआई के कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। अब इसी में से 15% के अंदर ही या कहें इसमें 35% के अंदर ही यहाँ पर एक चीज़ और होती है, शेयर होल्डर कोटा। शेयर होल्डर कोटा उन कंपनियों के लिए होता है कि जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं। जैसे आपने देखा था टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ के समय में, जो इसकी पेरेंट कंपनी रही टाटा मोटर्स। ऐसे ही आपने देखा था बजाज हाउसिंग फिनांस के अंदर, उसका जो शेयर होल्डर कोटा के अंदर जो एलिजिबल थे, आप बजाज फिनांस या बजाज फिनसिप जैसी कंपनियों के अगर आप शेयर बाय कर लेते तो वहाँ पर आप शेयर होल्डर कोटा का आप लाभ ले सकते थे। और इसका लाभ ये होता है कि अगर आप ये मानकर चलिए कि किसी भी शेयर होल्डर कोटा के माध्यम से एक भी अगर आप शेयर बाय करते हैं तो यहाँ पर आप इस कोटा का आप एलिजिबल होंगे। और इसका जो आईपीओ अलॉटमेंट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मानकर चलिए कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी में ये आपने 10 लॉट्स का यहाँ पर आपने अप्लाई किया। अब 10 लॉट का अप्लाई किया और ऐसे ही हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर ये जो सब्सक्रिप्शन हुआ है 10 टाइम्स। अब 10 टाइम्स में जो सब्सक्रिप्शन हुआ है तो हमें ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि 10 में से एक हमें ज़रूर यहाँ पर प्रोपोर्शनल वाइज में हमें यहाँ पर मिलने वाला रहेगा। आईपीओ का एक लॉट हमें ज़रूर ही मिलेगा। अब ऐसे में आप भी यहाँ पर एनटीपीसी का एक शेयर बाय कर सकते हैं और इसके लेकर मिनिमम जो क्वांटिटी होती है, एक ही क्वांटिटी आपको बाय करना चाहिए। और इससे अगर ज़्यादा चाहें तो आप ज़्यादा भी बाय करेंगे तो एलिजिबल आप एक ही कोटा एक ही शेयर से रहेंगे। अब ये जो डेटा आएगा, ये कब तक आप बाय कर सकते हैं, कब तक इसके लिए क्राइटेरिया रहेगा। जैसे कि अभी हमने लास्ट वीडियो में जब हमने एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, वहाँ पर हमने बताया था कि जब भी कोई कंपनी आती है तो सबसे पहले जो अपना जो डेटा शामिल करती है, जिसे बोला जाता है DRHP, यानी ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। इस डेटा में ये बताया जाता है कि कंपनी करती क्या है, इसके प्रमोटर कौन कौन है, कंपनी के आने वाले समय में किस वजह से ये जो फंड का यूटिलाइजेशन करेगा, कौन कौन से कारण रहेंगे, इसके बारे में डिटेल में ब्यौरा ये सेबी को सबमिट करती है। फिर उसके बाद एक आता है डेटा जिसे बोला जाता है रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, और ये अंतिम डेटा होता है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि आईपीओ का प्राइस बैंड होगा। प्राइस बैंड के साथ साथ यहाँ पर अलॉटमेंट डेट होगी। ये डेट होगी कि लिस्टिंग डेट कब रहेगी, अलॉटमेंट डेट कब रहेगी। और इसके बारे में जब ये कहेंगे कि तो ये अंतिम और फाइनल डेटा होता है। और इससे पहले आपके पास किसी भी कंपनी का अगर शेयर होल्डर कोटा के माध्यम से शेयर अप्लाई करना है तो आपको होना ही होना चाहिए एक शेयर। ऐसे ही जब हमने ये भी बताया था कि जब ये जब आता है तो आपको ये पता कहाँ से चलेगा, पता चलेगा सेबी की वेबसाइट पर जाकर, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, तब ये आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी इसका जो बजाज हाउसिंग फिनांस का अभी जो रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस जो अभी आया है डेटा, वो 18 सितंबर को आया और उसके बाद ही यहाँ पर कुछ जानकारी यहाँ पर निकल कर आई है। जानकारी क्या निकल कर आई है, कंपनी के बारे में पूरा यहाँ पर जानकारी निकल कर आई है कि कंपनी किस सेगमेंट में वर्क करती है, कितना फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, कहाँ कहाँ पर फंड का यूटिलाइजेशन करेगी। जैसे यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि इस समय ये पहला ही इकलौता ही आईपीओ ऐसा रहेगा। ऐसे बहुत सारे आईपीओ 2024 के अंदर ही आए हैं। अभी तक 270 से ज़्यादा आईपीओ आ चुके हैं और अपकमिंग दिसंबर तक ये माना जाता है कि लगभग 30 से 35 आईपीओ और भी आ सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा साल आईपीओ वाला रहा। और ऐसे में हर कोई लॉटरी लगाना चाहता है, हर कोई एक से एक आईपीओ के लिए एक लॉट अप्लाई करना चाहता है और ये सोचता है कि अगर मैंने छोड़ दिया, काश मैंने छोड़ दिया होता अल्पेक्स सोलार जैसे कैटेगरी के आईपीओ को, जो 115 रुपये पर आया था और 186% की लिस्टिंग के बाद इसका प्राइस गया था कहाँ पर, 1131 के प्राइस पर।
और इसमें जब इतना तेज़ी से गया था तो वहाँ पर कुछ ही महीने के अंदर 883% की यहाँ पर रैली देखने को मिली थी। हालांकि ये जो कैटेगरी का था, ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ था। एसएमई कैटेगरी की वो कंपनियां, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की जो कंपनियां होती हैं जिनमें लॉट साइज में काफ़ी क्वांटिटी होती है, जैसे इसी का देखा जाए तो 1200 क्वांटिटी का लॉट साइज था। और यानी इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए आपको 1,10,000 के अराउंड यहाँ पर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट थी। जब इस तरह से बड़े बल्क में क्वांटिटी जब आपको बाई और सेल देखने को मिलती है, उन्हें बोला जाता है एसएमई कैटेगरी। और मेन बोर्ड जो आईपीओ होते हैं जिनमें आपको 10,000 से लेकर 14,000 से लेकर 15,000 के बीच में ये जो लॉट साइज होता है, इतने का ही प्राइस लगेगा एक लॉट के लिए। मैक्सिमम आप कितना भी एचएनआई के कैटेगरी में आप ये मानकर चलिए कि जब आप 2 लाख से ज़्यादा आप आईपीओ जब इसकी जब वैल्यू बनेगी तो उसे बोला जाएगा एसएनआई। तो ऐसा नहीं है कि इतने सभी आईपीओ दमदार लिस्टिंग देखने को मिली हुई। ऐसे आपने भी देखे थे कि बहुत सारे 2024 के अंदर ही आईपीओ, ऐसे भी आईपीओ रहे जो सुपर फ्लॉप भी रहे। जैसे अगर आप बीएसई के ही डेटा में देखेंगे तो 114 बीएसई के अंदर ही आईपीओ आए थे, जिनमें 59 मेन बोर्ड के आईपीओ थे और एसएमई कैटेगरी के जो आईपीओ थे वो 55 आईपीओ थे, और जिनमें 101 जो टोटल थे जिनमें आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिला था। और 12 से के करीब जो ऐसी कंपनियां रहीं जो डिस्काउंट पर लिस्टिंग रहीं। तो ऐसा नहीं होता है कि हर आईपीओ को आपको अप्लाई करना चाहिए, और इसी को लेकर हम लोग आते रहते हैं और अपकमिंग डेज में भी आते रहेंगे कि कौन सा आईपीओ आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन सा आईपीओ नहीं अप्लाई करना चाहिए। जैसे जब भी कोई आईपीओ अप्लाई करना चाहिए, जैसे इसी के बारे में बात करेंगे, जब इसका आरएचपी, जब रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टिव, जब ये डाटा जब शामिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक जीएमपी प्राइस निकल कर आएगा। जीएमपी प्राइस मानकर चलिए कि इसका जो प्राइस बैंड निकलेगा, प्राइस बैंड 100 रुपये का है। अब जीएमपी प्राइस चल रहा है 40 रुपये, तो इसकी ये पता चल जाएगा कि इसमें 140% की यहाँ पर इस कंपनी में लिस्टिंग हो सकती है और ये कंपनी अच्छा कर सकती है। लेकिन ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में वर्क करने वाली जितनी भी कंपनी आपने देखी होंगी 2014 और 2023 के अंदर, सभी ने बम्पर रिटर्न्स दिए हैं। तो ऐसे में हर कोई एक्साइटेड है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ को हमें भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी अल्पेक्स सोलर में आपने देखा था कि काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी। अब ऐसे में इसके जो फाइनेंशियल डेटा जब ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर आए हैं, उसमें कुछ डेटा में इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, उनको भी आपको देखना चाहिए। जैसे अभी जो इशू साइज रहेगा वो 10,000 करोड़ का ये आईपीओ साइज रहेगा, जो अभी फ्रेश इशू के माध्यम से आएगा और ये ऑफर फॉर सेल के माध्यम से होगा। इस फंड का यूटिलाइजेशन इतना होगा, कहाँ पर होगा, इससे पहले ये देख लीजिए 7500 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन जो इसकी पेरेंट कंपनी है एनटीपीसी का डेट कम करने के लिए ही इसका यूज होगा। यानी 7500 करोड़ रुपए उस कंपनी में लगेंगे और रेस्ट अमाउंट 2500 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन इस कंपनी की यहाँ पर इसकी ग्रोथ के लिए लगाए जाएंगे। तो इससे पहले एक और डेटा है, जैसे इसकी ये देखेंगे कि जैसे इसकी अभी फाइनेंशियल जो डेटा अभी जो इसमें आया है, जैसे टोटल असेट पिछले क्वार्टर और ईयर में किस तरह से ग्रो हुई है। जैसे 2023 के अंदर ही मार्च के अंदर इसकी जो टोटल असेट थी 18,431 करोड़ की, ऐसे ही अगर आप मार्च 2024 के अंदर देखेंगे तो 50% का चेंजमेंट देखने को मिला है, 27,205 करोड़ का, 6 करोड़ का। ऐसे अभी जून के समय में, ये हाल ही पिछले क्वार्टर के समय में इसका 28,775 करोड़ का ये रहा टोटल असेट। अगर इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या रेवेन्यू कहें तो काफ़ी अच्छी सी ग्रोथ देखने को मिली है। जैसे अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 172 करोड़ का मार्च 2023 के अंदर रहा, ऐसे ही मार्च 2024 के अंदर 20,037 करोड़ का, 2,037 करोड़ का, ऐसे ही जून 2024 के अंदर 607 करोड़ का इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट डेटा है, जैसे इसको भी आपको देखना चाहिए। जैसे अभी हमने बताया कि ये इसकी जो पेरेंट कंपनी है एनटीपीसी, और ये एनटीपीसी की ही सब्सिडरी कंपनी है। अभी हाल ही में 2022 के अंदर ही ये अलग की गई है, इसका अलग सेगमेंट बनाया गया है, जहाँ पर विंड और सोलर पावर के सेगमेंट में अलग ये सेगमेंट अलग कर दिया गया। अभी 2024 के अंदर ही अगस्त तक इसमें जो टोटल मेगावाट की कैपेसिटी का यहाँ पर अभी विद्युत उत्पादन हुआ है, जो सोलर पावर के प्रोजेक्ट के अंदर जो देखने को मिला है 3,071 मेगावाट का और 100 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट के अंदर। आने वाले समय में 2032 तक इसका जो टारगेट है
60 गीगावाट, और अकेले 15% टोटल कंट्री का जो ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में वर्क करने वाली टोटल कंपनियों के अंदर ये 15% ये सोचते हैं कि हम ही ये जो ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आने वाले समय में आप भी जानते हैं कि ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहने वाला है, और ऐसे में अगर ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में इंडिया को बहुत बड़ा अगर चैलेंज लेना है तो इन जैसी कंपनियों को बहुत तेज़ी से अच्छे से ग्रो होना बहुत ज़रूरी भी है। और इसी वजह से इस कंपनी ने भी अपने कहीं ना कहीं ये टारगेट रखे हैं। और उससे पहले जैसे आप देख सकते हैं कि अभी तक 2024 के अंदर ये देखने को मिलेगा इस तरह से इसके पोर्टफोलियो में इतना मेगावाट इस तरह से इन्होंने प्रोडक्शन किया भी है। तो ये काफ़ी अच्छा ये आईपीओ हो सकता है, और आप भी जानते हैं कि ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर कितना बड़ा हो सकता है। और इसको लेकर अभी जब रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस जब डेटा आएगा तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस सेगमेंट में कितना रहा, और कहाँ पर इसके क्या क्या इसके जो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल में और भी जानकारियाँ आएंगी, तो हम डिटेल में और भी इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप आपकी डाउट क्लियर हो चुकी है और आपको पता चल चुका है कि अभी तक अगर शेयर होल्डर कोटा का अगर लाभ लेना है तो किस तरह से आपको कब क्या बाय करना चाहिए। अब एक बार फिर हम आपसे कह दे रहे हैं कि कल मंडे को आप ट्रेडिंग से पहले ट्रेडिंग तक आप एक शेयर तो ज़रूर ही बाय कर लीजिए एनटीपीसी का, अगर आप इस कंपनी का अगर आईपीओ अलॉटमेंट के लिए आप भी आईपीओ अप्लाई करने को देखते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी अन्य वीडियो में अन्य तरह की जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।